मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करूंगा। दो रास्ते हैं, और इमरान खान और जब हम पीटीआई बना रहे थे तो हमेशा ली क्वान की मिसाल देते थे कि ली क्वान जो हैं सिंगापुर के जो बानी थे, जिन्होंने सिंगापुर को एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क से फर्स्ट वर्ल्ड मुल्क बना दिया। यानी वो उनके हमारे जैसे हालात थे, और अब उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एक आम सिंगापुर की, वो एक फ़र्स्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे आती है। यानी हर किस्म की वहाँ पे सहूलियात हैं, पर कैपिटा इनकम है, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया का बेहतरीन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उसने कैसे की, ये हम मिसालें देते थे। या अनफॉर्चुनेटली वो सारी मिसालें हम भूल गए। वो एक बड़ी क्लियर बात करता था, कहता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, और दूसरा होता है टू बी करेक्ट। और ये वो चीज़ है जिसका इस स्टेज हमारी सियासत में हमने अब ये फैसला करना है कि क्या हम एक पॉलिटिकली करेक्ट, जो कि एक बड़ा सेफ, आप ज़ाहिरन बड़ा सेफ नज़र आता है कि जी आपका आइन है, ये अलग बात है, उस पर अमल नहीं होता। वो कहता है इलेक्शन कराओ, आप इलेक्शन करा दें, इलेक्शन जिस तरह होते हैं उसी तरह होंगे। उसके बाद उसके क्या नतीजा निकलेगा, पिछले 5 सालों में तमाम सियासी जमातें हुक्मरान रह चुकी हैं। 3.5 साल पहले पीटीआई और उनकी कोalition थी, उसके बाद ये दूसरी कोalition गवर्नमेंट आ गई। यानी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कोई सियासी जमात रही नहीं जो इक़्तिदार में नहीं थी पिछले 5 सालों में। और किसी भी सियासी निज़ाम, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का एक बुनियादी मकसद होता है कि मेयार ज़िंदगी लोगों का बेहतर हो। ये किसी भी, चाहे आप प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है, सिंगापुर का सिस्टम है, चाइना का सिस्टम है, जो कि आप आम लफ्ज़ों में तो डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे, लेकिन मकसद एक होता है कि मेयार ज़िंदगी लोगों का बेहतर हो। उनकी जो अब आप पाकिस्तान को देखिए कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 3 करोड़ लोग मजीद इंतहाई गुर्बत में चले गए। गरीब तो 80% हमारे लोग हैं, लेकिन 3 करोड़ लोग मजीद गुर्बत में चले गए, इंतहाई गुर्बत में चले गए। पिछले चंद दिनों में हालात इस हद तक चले गए, जो पहले से भी हो रहा था लेकिन इस हद तक नहीं, कि 400 पाकिस्तानी यमन ग्रीस के शोर के करीब एक फिशिंग ट्रॉलर में, उनको बेसमेंट में रखा गया था। बाकी शहरियों वालों को तो फिर भी ऊपर रखा गया था कि अगर ये कश्ती डूबे तो शायद वो बच जाए। इनको बेसमेंट में सार्डीन्स की तरह पैक करके उनको वहां रखा गया था, और वो इमिग्रेट कर रहे थे, पता नहीं किस किस ख्वारी से गुजरे थे, किस किस मुश्किलात से गुजरे थे। जिस तरह वो ईरान, टर्की और फिर जाके एक ट्रॉलर में बैठकर वो डूब गए और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। यानी पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये हैं कि लोग अपनी जिंदगी पे खेल के एक बेहतर मईशत के लिए, एक बेहतर हालात के लिए वो सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। उनकी माएं, बहनें, बच्चे, सबको साथ लेके। ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि अब आपने फैसला करना है, यू वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट और यू वांट टू बी करेक्ट। मैं अल्लाह के करम से हमेशा से जो बातें कहता आ रहा हूं, वक्त ने उसको साबित किया। जो आपका जो रिट ऑफ द स्टेट थी, जो वक्त के साथ साथ ब्रेक डाउन हो रहा था, कोलैप्स हो रहा था, जो फैशिज्म फैलाया जा रहा था, जिस तरह इदारों पे हमले हो रहे थे, जिस तरह अदलिया पे हमले हो रहे थे, जिस तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमले हो रहे थे, उसका नेट नतीजा क्या निकला? 9 मई को एक ब्रेक डाउन की तरफ हम चले गए। अब हम उससे 1-2 कदम पीछे आए हैं जो कार्रवाई की गई, लेकिन मैं उस वक्त फोरवार्न कर रहा था। तो जब जिस मुल्क के ये हालात हो जाएं, अब आपने फैसला करना है कि क्या आप पॉलिटिकली करेक्ट रास्ते पे चलेंगे, जो कि एक बड़ा आसान रास्ता है। आप हर किसी को वो लॉलीपॉप दीजिए, इलेक्शन कराएं, तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। तो इलेक्शन में क्या होगा? जो पिछले 5 सालों में जो हुक्मरान रहे हैं वो रिसाइकल होके आ जाएंगे, इसी शक्ल में रहेंगे। आपके क्या मसाइल हल होंगे? क्या आपकी मईशत बेहतर तरफ चलेगी? क्या ये इंतशार की सियासत खत्म होगी? क्या पीटीआई में एक मिसाल देता हूं इमरान खान की, जो भी नतीजा है, क्या इमरान खान उसको तस्लीम करेगा? क्या पीटीआई उसको तस्लीम करेगी? और अगर दूसरी तरफ जाते हैं नतीजा, तो क्या दूसरे तस्लीम करेंगे? तो ये हमने अब फैसला करना है कि हमने एक करेक्ट रास्ता अपनाना है। करेक्ट रास्ता अपनाने के लिए आपको पाकिस्तान के लिए कौन फैसला वो बनाना होगा। कौन फैसला करेगा सर?
मैं उस पे आता हूं, हालात फैसले करवाते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो देख रहा हूं सर, आज भी ना तो सियासतदारों ने, ना इदारों ने, ना कोई भी, आप इस पे मुझ पे बहस कर लें, आज भी जिस जगह हम आज फोन पे आज आपका प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे बताएं कौन सी सियासी जमात आज सुलझी है, कौन से इदारे आज सुलझे हैं, कौन सी जगहें जुडिशरी जो थोड़ी बहुत बेहतर था वो भी वर्स्ट हो गए। तो आप किससे उम्मीद रख रहे हैं, कौन करेगा सर? आप सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात, क्या ये अवाम माजरत के साथ, ये अवाम जो पाकिस्तान की है, इससे उम्मीद रख रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से ऑप्टिमिस्ट रहा हूं, और ऑप्टिमिज्म के बगैर आप आगे चल नहीं सकते। चलें सर, आज जो हालात बने हैं, बस मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं कि हमने, आपको पता है, आप हमारे साथ चले इस सफर में, हमने फॉरेन फंडिंग केस किया, जिस मुकाम तक ये पहुंचा, जिन हालात में ये पहुंचा, क्या सोच सकता था जब हमने ये शुरू किया था? मुझे बताया ना उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ सर? सॉरी सर, बुरा नहीं मानिएगा सर, नहीं आप फॉरेन फंडिंग पे जो आपने, माजरत के साथ सर, फॉरेन फंडिंग पे आपने, मेरी एक सवाल सर, फॉरेन फंडिंग पे जो स्टैंड आपने लिया, आपको लालच दी गई, आपको धमकी दी गई, आपकी बेइज्जती की गई, आपको दुनिया में आप अकेले हो गए, आपने फाइट किया, अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया, सारी चीज साबित हो गई। लेकिन सर उस सबूत के बाद, साबित होने के बाद, फॉरेन फंडिंग केस को पॉलिटिकल तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके जिम्मेदारों का क्या हुआ सर? आज हम कहां खड़े हैं सर? मैं आपको बताता हूं सर, जरा जल्दी, मुझे फिर किरमानी साहब की तरफ जाना है। हाँ, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचने में भी चंद हफ्ते महीने लगेंगे वो पहुंच जाएगा, लेकिन आप उसका नतीजा देखिए। मैं आपके प्रोग्राम में ये कहता था कि मेरा मकसद पीटीआई की सफाई है। पीटीआई में ये जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने ये करप्शन की है, जिन्होंने ये बदअनवानी की है, जो इसमें तमाम शामिल है, A to Z, सबको हम कटहरे में लाएंगे। आप देखिए कि वो तमाम के तमाम जो है, वो हालात ऐसे बने कि पीटीआई से छलांगे लगा के निकले। सर एक मुहित है सर मेरी। जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखिए हम बहुत मिसालें देते हैं बड़े लीडर्स की, मसलन नेल्सन मंडेला की अक्सर मिसाल देते हैं। 27 साल वो जेल में थे, उनको क्या पता 26वें साल में वो फौत हो जाते और उनका मकसद ना हासिल होता, या जिस तरीके से उन्होंने हासिल किया। आप अपने मकसद पे लगे रहते हैं, आपको कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह ताला देता है अपने वक्त पे। ऑलरेडी आप समझते हैं कि इमरान खान या इनके जो साथी थे उनको सजा नहीं मिली, उनको बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मिल रही हैं। वो जो लोग जिस तरह जो बड़े बनते थे लॉयलिस्ट और बड़े पीटीआई के बड़े तुरम खान बनते थे, वो ऐसे करके भागे हैं, और जो मुझ पे इल्जामात लगाते थे वो जाके दूसरी किसी घोंसले पे जाके बैठ भी चुके हैं। और मैं 10 साल से कह रहा हूं कि मैं पीटीआई हूं, मैं पीटीआई में हूं, मैं अदालतों में लड़ा हूं, मैं अपने इस हक के लिए लड़ा हूं। तो ये जो सियासी जद्दोजहद होती है, इसमें आप मायूस नहीं होते अगर आप सच पे हैं, अगर आप हक पे हैं। जिस तरह फिदेल कास्त्रो ने जब कहा था कि मैं जब इनकलाब लाया तो 75 लोग थे शुरू में मेरे साथ, अगर मुझे दोबारा लाना पड़ जाए तो चंद लोगों विद अ बेटर स्ट्रैटेजी। आप अपने मकसद से जुड़े रहते हैं, पीटीआई कहीं नहीं जा रही। ये मेरा, जिस तरह मैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से दावा करता था, मैं आप आज को कहता हूं, आप जितने मर्जी जिसको मर्जी नवाज दें, आप जो नाम ले रहे हैं कि फलाना बंदा, जिसको मर्जी नवाज दे, पीटीआई नहीं जाएगी। पीटीआई का वर्कर नहीं उनके साथ एसोसिएट होगा। पीटीआई का वर्कर जानता है कि अकबर एस बाबर सच्चा है। पीटीआई का वर्कर जानता है कि ये पहले दिन से हक पे बात कर रहा है। पीटीआई का वर्कर जानता है कि ये इसका वक्त आ रहा है, आज जो कुछ हुआ है ये इसके अहद की सदाकत है जो पीटीआई के साथ हुआ, और जो पीटीआई की लीडरशिप ने अपनी पार्टी को बिट्रे किया। तो वो जानता है, वो आएगा, वक्त भी आएगा, उसी तरफ हम चल रहे हैं। उसकी जो वो है, अगर आप चाहते हैं कि फौरन अभी एक हो जाए या दूसरी कोई मीटिंग हो जाए और इस तरह करके हम अचानक बैठ जाए। मैंने एक जगह पे एक कॉल किया था, मैंने कहा था मैं पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो लोग आपको अभी नजर आ रहे हैं, ये इस तरह, चुटकी मैंने बजाई थी, मैंने कहा ये इस तरह जाएंगे। अल्लाह ने साबित कर दिया। देखिए अल्लाह के तरीके अपने होते हैं, आप लगे रहते हैं अपने मकसद के लिए। तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि इंशाल्लाह पीटीआई विल कम बैक टू इट्स फाउंडर्स, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था। मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने अगर मुझे जिंदगी दी
तो इस पार्टी का काबा किबला सीधा करेंगे। ये जो एक तबाही बर्बादी इंतशार की पार्टी बन चुकी थी, जिसने पाकिस्तान को तबाही तक लेके गए, इसको हमने इसका काबा किबला ठीक करना है। क्योंकि सियासी जमातों में जो वर्कर है वो वर्कर इनोसेंट होता है, खासकर पीटीआई का जो यंग वर्कर है जो घरों में अब मायूस होकर बैठ गया है, वो उसको तो मिसलीड किया गया, आपने उसको लीड करना है। अनफॉर्चुनेटली उसको मिसलीड किया गया, तो आई हैव नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब जिस डगर पे आप पहुंच चुके हैं, 9 मई के बाद अगर आप उससे पहले कार्रवाई करते तो 9 मई ना होता। 9 मई पे आपने कार्रवाई की तो आपने रिट ऑफ द स्टेट स्टैब्लिश करने की तरफ पहला कदम उठाया। अभी आपने उसको मंतकी अंजाम तक लेके जाना है। जब बोस्निया हर्ज़ेगोविना में जब ये सिविल वॉर हुई, उसके बाद वो यूएन प्रोटेक्टरेट बन गया। यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इससे पहले कि हम यहां पे इलेक्शन कराएं, हम पहले रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ अब बस नाम का ही रह गया है। जिस तरह की हमारी जो अदालतें हैं, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह के मसलन आज ही एक मोज़ेज़ सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने जो खत का जवाब दिया है, वो आप पढ़ लें। वो उन हकायक को बता देता है कि इस वक्त आपका इंसाफ का निज़ाम किस डगर पे है। 55,000 केसेस पेंडिंग है, लेकिन शाम को एक दरख्वास्त आती है, वो कल लग भी जाती है, उस पर बहस भी शुरू हो जाती है और ब्रेकिंग न्यूज़ भी शुरू हो जाती है। वो जो 55,000 पाकिस्तानियों के जो केसेस हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। तो आपका इंसाफ का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पे मेरे नज़दीक वो गिर चुका है। आपने उसको रेजरेक्ट करना है, आपने उसको खड़ा करना है, उसके रास्ते मौजूद हैं, वो बात की बात है। इसी तरह आपकी इकोनॉमी है, आपकी इकोनॉमी 5 सालों में तबाह बर्बाद हो गई। वो अब उस इकोनॉमी को आपने पहले तो रोकना है, तनज़्ज़ुली को, फिर उसको रीस्टार्ट करना है। उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस करने हैं। आपने इकोनॉमिस्ट लेके आना है। अगर भारत $500 बिलियन की सिर्फ आईटी सेक्टर की अगर वो एक्सपोर्ट सर माजरत के साथ यहां पे एक सवाल रख देता हूं। किस इकोनॉमी को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं जिसमें आप अशराफिया पे टैक्स ही नहीं लगाते हैं, अशराफिया को पकड़ते ही नहीं हैं, डरते हैं? आज भी देखें इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ जो है वो आपके टैक्स दे रहा है। कहाँ है ज़रूरी, कहाँ है आपके सर्विसिंग सेक्टर पे? एक वकील 2 करोड़ रुपए फीस लेता है, आप उससे क्या टैक्स लेते हैं? दुनिया को देखें। एक डॉक्टर जो करोड़ों में कमाता है, आप उससे क्या लेते हैं? ये ज़राअत पे ये वडेरे जागीरदार ये सब लोग, आप उनसे क्या कुछ ले रहे हैं? आप मौजूदा ही देख लें, यही हुकूमत जो बैठी है अभी शहबाज शरीफ साहब की, मुझे बताएं ना ट्रेड पे उन्होंने क्या, मतलब किसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया है? कौन से अशराफिया को उन्होंने पकड़ा है? हालांकि कहा जा रहा है ये IMF के आप अशराफिया को पकड़ें और गरीबों को रिलीफ दें, तो कौन सा अशराफिया मौजूदा हुकूमत में पकड़ा गया है जिस पे हम उम्मीद रखें कि आइंदा हमारी इकोनॉमी बेहतर हालात में जा रही है? क्या कहेंगे सर, कहां है डायरेक्शन? डॉक्टर साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं फातिहा पढ़ लूं तो मैं फातिहा पढ़ने वाला नहीं हूं। मैं अपनी मुल्क, अपनी मिट्टी, अपने जो लोग हैं, मैं समझता हूं कि ये मायूसी का जो आलम है इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन आपकी जो दूसरी बात है मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। आप इनसे तवक्को क्यों रखते हैं कि ये अशराफिया पे टैक्स लगाएंगे, ये अशराफिया को कानून के नीचे लेके आएंगे? ये तो सारा एक जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, ये तो एक माफिया बन चुका है ना। तो आपने तो उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपको 10 साल का एक मार्शल प्लान चाहिए। हालात प्रोपेल करेंगे आपको उसकी तरफ, क्योंकि जब सबकी सर्वाइवल एट स्टेक होगी तो एक्शंस लेंगे। आपने 9 मई के बाद एक्शंस लिए ना, उससे पहले आप नहीं ले रहे थे। उससे पहले मैं कहता जा रहा था कि आप उसी तरफ जा रहे हैं। रिट ऑफ द स्टेट तबाह हो रही है, कियास फैल रहा है, इंतशार फैल रहा है। एक जमात जो है वो इस पे मुज़िर है कि हमें इक़्तिदार, ऑल और नथिंग की उनकी पॉलिटिक्स है, और वो उसके लिए हर इदारे को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। एक्शन नहीं हो रहा था। उसमें सिर्फ एक जो एक्शन हुआ है, लेकिन उसमें पॉलिटिशियंस भी जिम्मेदार हैं जो एक्शन जिन्होंने नहीं लिया। आज भी मैंने आपको बताया ना कि आज आपने जो रास्ता चुनना है वो शायद पॉलिटिकली करेक्ट ना हो, सिर्फ करेक्ट होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे करेक्ट रास्ता क्या है। 9 मई से आज 19 जून है सर। मुझे बताएं कि ये 9 मई के
किन जिम्मेदारों को आपने सज़ा दी है, किन मंसूबा साजों को सज़ा की है, किन मास्टरमाइंड को सज़ा दी है, किसको आपने पकड़ा है। ट्वीट आज भी हो रहा है, इंटरनेट पे कौम को और इदारों को आज भी धमकियां दी जा रही हैं। आज भी मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर लोग जो हैं वो अपने काम कर रहे हैं। क्या हुआ सर, मुझे बताएं ना। 9 मई और आज 19 जून, आपके पास 1.5 मिनट है, फिर मैंने किरमानी साहब की तरफ जाना है सर। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है, मैंने आपको बता दिया कि हमारा अदल और इंसाफ का निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। अमेरिका में सिविल कोर्ट्स फंक्शनल थे, लेकिन उनको भी जो 2021 जनवरी में वाक़या हुआ, अब जाके उनकी सजाएं हो रही हैं। 1100 लोगों को उन्होंने इंडाइट किया। जिसने जो स्पीकर की कुर्सी पे बैठा उसको भी 3-4 साल कैद दी। जिसने जो मास्टरमाइंड था उसको 18 साल कैद दी। उन्होंने अपनी तारीख का सबसे बड़ा, जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक मुहिम चलाई कि हमने एक को भी नहीं बख्शना। तो आपकी बेसिकली मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि आपने एक को भी नहीं छोड़ना। अब आपके पास कानूनी रुकावटें, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको एक मार्शल प्लान चाहिए, आपको अदलिया को रिवैम्प करने की जरूरत है। आपके पास जो भी कानूनी रास्ते मौजूद हैं, आपने उस पर डट के जाना है और आपने नतीजे निकालने हैं। लेकिन अभी उसमें टाइम है, अभी 1 महीने की बात है। मैं बस, क्योंकि मुझे अब जाना